सुबह जब रशिया ने यूक्रेन पे एक इन्वेजन किया, उसके बाद की जो कहानी है वो सब आपको पता है। इस वॉर को लगभग 9 महीने हो गए हैं। कई लोग उसको इन्वेजन भी कहते हैं, काफ़ी हद तक कहना सही भी होगा। लेकिन इसमें इंडिया कहाँ पे एक उसका स्टेचर क्या है, वो कहाँ पे स्टैंड करता है? क्योंकि कई बार जब यूएन असेंबली में वोट हुए, तो उसमें इंडिया ने अब्सटेन किया, इंडिया ने कोई साइड नहीं ली। और प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी की मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से हुई, तो उन्होंने सजेस्ट किया प्रेसिडेंट पुतिन को कि वो इसको ना देखें, मतलब इसको इस तरीके से लें कि ये एक दौर नहीं है युद्ध का। तो और आज हमारे जो मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, वो रशिया में हैं, और उन्होंने वहाँ पे बताया कि जो वो तेल ले रहे हैं रशिया से, वो एक एडवांटेज है उनके लिए। वो अपने जो घर में जो लोगों को एडवांटेज हो, यानी कि भारत में जिस चीज़ से लोगों को एडवांटेज हो, वो उसी को सपोर्ट करेंगे। तो इन चीज़ों पे बात कर इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है इंडिया मतलब बाहर या इंडिया में, क्योंकि सबको लगता है कि एक वॉर हो रहा है, और ऐसे में कैसे इंडिया जो है एक सस्ते रशियन ऑयल का फ़ायदा उठा सकता है। इस बारे में मेरे साथ बात करने के लिए 3 पैनलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और मेजर जनरल ध्रुव कटोच हू इज़ विद द इंडिया फाउंडेशन, कमर आगा सर, डिफेंस एक्सपर्ट। गुलरेज साहब, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। जो आज की स्टेटमेंट, और पहले भी जो जयशंकर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमेशा एक होता है कि देश को आगे रखने वाली बात करी है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि वेस्ट में हमारा बहुत क्रिटिसिज्म होता है इस चीज़ को लेके, कि आप एक युद्ध के टाइम पे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? लेकिन एक बात है कि भारत किसी जमाने में नॉन अलाइंड था और अब ऑल अलाइंड है। मैं ये कहता हूं कि पहले नॉन अलाइंड था और अब ऑल अलाइंड है, कि हम अपने हितों के हिसाब से सभी जगह अलाइनमेंट रखते हैं और अपने हितों को सर्वोपरि रखते हैं। और वेस्ट का जो डबल स्टैंड है, उससे भी उसको बार बार वाकिफ कराते रहते हैं। आपने ये देखा होगा कि हमने ऑस्ट्रेलिया में भी उनको वाकिफ कराया था कि आप किस प्रकार से एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो पड़ोस में थी उसको समर्थन करते थे। उस समय रूस हमको हथियार दिया कर रहा था। हमने उनको यूरोप की धरती पर भी जो तेल था उसके विषय में बताया। हमने अमेरिका जाकर भी हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा काम जो है वो हमारी इतनी बड़ी जो जनसंख्या है उसको सस्ता तेल जहां से भी है उसकी आपूर्ति कराना हमारा मकसद है और हमारा कर्तव्य है। तो अब भारत जो है इन चीजों की परवाह नहीं करता। और दूसरी बात यह भी है कि आज पश्चिम भी हिंदुस्तान की तरफ नजरें गड़ा कर देख रहा है। कहीं ना कहीं ये संकेत भी मिलते हैं कि पश्चिम और विशेषकर अमेरिका चाहता है कि अभी एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं सुलह वार्ता की कोशिश करें बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। क्योंकि आप देखिए कि लगातार ऐसे संकेत वेस्ट से मिल रहे हैं। हमने देखा किस प्रकार से यूएस फॉरेन डिपार्टमेंट के लोग कीव जाते हैं और जाकर कहीं ना कहीं प्रेशराइजेशन होता है कि जेलेंस्की भी बातचीत की टेबल पे बैठना शुरू करें। फिर हमने ये भी देखा कि बीच में जो बाइडेन के और जेलेंस्की की कुछ अच्छी बात नहीं हुई थी फोन कॉल के ऊपर, क्योंकि अभी तक 18 अरब यूएस डॉलर की वित्तीय सहायता आर्म्स एंड एम्यूनिशन के लिए यूएस ने की है। 1 अरब की फिर कर रहा था, लेकिन जेलेंस्की और मांग रहे थे और कहीं ना कहीं उस पर भड़क गए थे जो बाइडन भी। तो वहां से भी संकेत मिल रहे हैं। और मैं अभी तक ये कहता आया हूं कि ये जो मिड टर्म पोल्स हो रहे हैं अभी अमेरिका में, जब हुँ, तक तो हुँ। कुछ होना संभव ही नहीं था। अब जैसे ये मिड टर्म पोल्स खत्म होते हैं तो उसमें दो सिनेरियो बनते हैं। यदि रिपब्लिकन पार्टी जो कि लग रहा है उसको एज मिलती है, तो उस प्रकार की फंडिंग नहीं होगी जो अभी तक होती रही थी। प्लस अभी तो जो ये थे जो बाइडेन, वो चाहते थे कि डोमेस्टिक ऑडियंस जो थी उनका इन्फ्लेशन से जो ध्यान बट जाए, वो पुतिनफ्लेशन जो उन्होंने नाम दिया था, वो पुतिनफ्लेशन और यूक्रेन वॉर और ईरान इन सब पर चला जाए। लेकिन अब जब चुनाव नहीं रहेगा तो चीजों को वो भी स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। फिर आप ये देखिए कि मैक्रोन ने जिस तरह से अभी बीच में रिएक्ट किया है, उन्होंने ये कहा है कि यूरोप, अगर अमेरिका अपनी लोकल इंडस्ट्री को सेव करने के लिए एक्ट बनाता है तो फिर हम भी उसके बरक्स काम करेंगे और हमको भी बाय यूरोपियन की बात ठीक है। करनी होगी। थोड़ा-सा आपने ब्रीफ में जर्मनी समझाइए का सर देखा कि होगा। हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं? देखिए हम अभी जियो पॉलिटिकल
स्वीट स्पॉट पर स्टैंड करते हैं कि हम दोनों के बीच में किसी प्रकार की वार्ता करा सकते हैं। हम रशिया के भी नजदीक है, लेकिन हमने जो एड दी है ह्यूमैनिटेरियन एड, वो यूक्रेन को भी दी है। हम एससीओ और ब्रिक्स के भी अंग हैं, लेकिन हम क्वाड के भी अंग हैं। तो दो देश ऐसे हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। एक है भारत और दूसरा है टर्की, लेकिन टर्की ने पहले कोशिश की, फेल हो चुका है। अब कोई बचता है तो वो हिंदुस्तान बचता है। ठीक है, फाइन। मेजर जनरल ध्रुव ध्रुव ओके सर, गुलरेज शेख, मैं आपके पास आता हूँ। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब से इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना स्टार्ट किया है, तब से वहाँ जो वेस्टर्न मीडिया है, खासकर अमेरिका या यूरोपियन मीडिया है, वो ज़्यादा ही इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है कि आप उनसे तेल क्यों खरीद रहे हो। तो ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है, या फिर इट्स नॉर्मल ट्रेंड? नहीं, ये नॉर्मल ट्रेंड है। और इनके जो अपने लिए कुछ और पैमाने होते हैं और दूसरों के लिए कुछ और पैमाने होते हैं। आप ये देखिए कि डब जब इन्होंने, हाइपोक्रेसी। हाँ, बिल्कुल दो चेहरे होते हैं। जब इन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए तो गैस पर नहीं लगाए थे, पेट्रोल पे लगाए थे। क्यों गैस पर नहीं लगाए थे? क्योंकि चाहते थे कि जो पश्चिमी यूरोप के देश है उनको गैस की सप्लाई लगातार मिलती रहे। S-400 के अंदर कुछ पुर्जे जो थे वो अमेरिका से आए थे, जबकि अमेरिका ने रशिया के ऊपर काटसा एक्ट लगा रखा है। तो ये सब चीजों को आप देखिए। तो एक वेस्टर्न खेमा है, और वो कहें नहीं कहें, वो उसको अंडर प्रिंसिपल्स और बहुत सारी चीजों का मुलव्वा चढ़ाते हैं, लेकिन वो अपनी वेस्टर्न हेजेमनी को मेंटेन रखते हैं। इंडिया उसमें नहीं आता है, इसलिए इंडिया इनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट होता है वेस्टर्न प्रेस के लिए। लेकिन आज के समय ये लोग चाहकर भी इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए आप, मैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा, मैं हम्म। रिसेंट की बात कर रहा हूँ। G20 की प्रेसिडेंसी हिंदुस्तान के पास है। अभी अगले वर्ष आते आते यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की 2 वर्ष की प्रेसिडेंसी हिंदुस्तान के पास आ जाएगी। ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंसी है, एससीओ की जो प्रेसिडेंसी है, वो भी हिंदुस्तान के पास आने वाली है। तो आप ये देखिए कि लेफ्ट राइट सेंटर सब तरफ से हिंदुस्तान को कहीं से भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि हिंदुस्तान आज के समय जियो पॉलिटिकल एक स्वीट स्पॉट पर है। और आप ये भी देखिए ना कि इस समय जितने भी अपोजिट पार्टीज हैं, उन सभी से दुनिया भर में हिंदुस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं। चाहे रशिया से अच्छे संबंध हो या यूएसए से अच्छे संबंध हो, चाहे फ्रांस से अच्छे संबंध हो या ब्रिटेन से अच्छे संबंध हो, चाहे हम इसराइल से अच्छे संबंध हो या अरब देशों से अच्छे संबंध हो, इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन से अच्छे संबंध हो। तो ये जो अपोजिट्स को साथ बिठाने की कुवत रखता है, वो केवल हिंदुस्तान रखता है। और आज के समय आवश्यकता है कि जो अपोजिट्स को साथ ला पाए, तो मोदी जी की सरकार ने वो कुवत को प्रदर्शित की है। वो जो प्रदर्शन है, उसी को आज उसका जयकारा हो रहा है। तो इस चीज को हम भूल नहीं सकते। दूसरी चीज, जो पश्चिम ने एक भूल की है, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि चीन को एक तरह से, रूस को चीन की गोद में लाके बिठा दिया। आपने रशिया के ऊपर इतने सैंक्शंस लगाए, इतने वार किए, कि वो मजबूरी में चीन के पास जा रहा है अगेंस्ट वेस्ट। लेकिन भारत ने ये चीज अपने क्षेत्र विशेष में नहीं होने दी। कल से चीन के साथ हमारा कुछ भी तनातनी होती है, किसी प्रकार का युद्ध तो नहीं, लेकिन बैटल होती है, तो इन दैट टाइम ऑफ क्राइसिस हम ये चाहेंगे कि रशिया जो है नॉन अलाइंड रहे, वो हमारा भी समर्थन नहीं करे, वो चीन का भी समर्थन नहीं करे। और बहुत हद तक वो चीज हमने हासिल कर ली है कि कम से कम क्षेत्र विशेष में यदि कॉन्फ्लिक्ट होती है हमारी और चीन की, तब रशिया जो है वो निष्पक्ष रहेगा। लेकिन जब वेस्ट की और चीन की होगी, तो आप देखेंगे कि रशिया निष्पक्ष नहीं रहेगा। तो ये बेवकूफी वेस्ट ने की है कि जानबूझकर रूस जैसी एक महाशक्ति को चीन की गोद में डाल दिया है। ठीक है।